हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चंस और आज का टॉपिक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 1 से। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लास एंड कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली। एक विद्यार्थी कक्षा की आखिरी बेंच पर बैठा है और ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को साफ रूप से नहीं पढ़ पाता। दो ही कैन रीड हिज टेक्स्ट बुक ईजिली, लेकिन वो अपनी पुस्तक यानी बुक के जो पन्ने हैं उनमें जो कुछ लिखा है वो आसानी से पढ़ पाता है। दिस इज अ कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ये स्कूली बच्चों के बीच एक दृष्टि का एक सामान्य दोष है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम, यानी छात्र दृष्टि के किस दोष से पीड़ित है। क्योंकि स्टूडेंट को पास की चीजें यानी शॉर्ट जो डिस्टेंस की चीजें हैं वही दिख पा रही हैं, निकट की चीजें दिख पा रही हैं, इसलिए उसको है निकट दृष्टि दोष। उसमें वो दूर की चीजें साफ नहीं देख पाता, यानी मायोपिया उसे है, शॉर्ट साइटेडनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। व्हाट आर द टू पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, इस दोष के दो संभावित कारण क्या होंगे। तो इस दोष के होने के कारण है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी जो नेत्र लेंस है, यानी जो आपका आई लेंस है, अगर वो कर्वेचर उसका बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा कर्व हो जाए, ज़्यादा गोलाई बढ़ जाए तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम होने से वो पास की चीज़ों पर ही फोकस कर पाएगा, दूर की चीज़ों पर यानी फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को वो फोकस सही से नहीं कर पाएगा। दूसरा है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यानी जो नेत्र गोलक है उसका लंबा हो जाना। जब आई बॉल बड़ी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले बनती है, तो इस तरह से मायोपिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन सच एन आई, ऐसी आंख में, यानी जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसमें आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले यानी बिफोर रेटिना बनती है। हाउ कैन दिस डिफेक्ट बी करेक्टेड, इस दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के लिए हम यूज करते हैं एक कॉनकेव या अवतल लेंस। तो कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस रेटिना से पहले फोकस होने वाली जो लाइट रेज है उनको वो और फैला देता है और फोकस करता है रेटिना पर, जिससे कि हम साफ दूर की चीज़ों को भी साफ देख पाते हैं। तो मायोपिया के लिए हम कॉनकेव या अवतल लेंस का यूज करते हैं। अब आते हैं केस स्टडी 2 पर। व्हेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यानी जब सफेद प्रकाश की एक किरण को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है, इट स्प्लिट्स इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर, तो ये 7 रंगों के एक स्पेक्ट्रम में बैंड में बट जाती है। दिस फिनोमिना वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन, यानी इस घटना की खोज सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने की थी। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर, यानी सफेद प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसमें जो प्रकाश है वो अपने 7 रंगों में बंट जाता है और हमें 7 रंग का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। विच कलर ऑफ लाइट बेंड्स द लीस्ट, यानी कौन सा जो लाइट का कलर है वो सबसे कम झुकता है वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म, यानी जब प्रिज्म से उसे गुजारा जाता है। तो जो लाल रंग होता है, रेड लाइट होती है, वो लाइट सबसे कम बेंड होती है और सबसे ऊपर इस स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है। पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो विबग्योर कहलाता है, जिसमें वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है और रेड कलर सबसे ऊपर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कलर ऑफ द लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम में प्रकाश के किस तरंग की रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ये होती है वॉयलेट लाइट की, यानी बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा बैंड होता है और स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे दिखाई पड़ता है और रेड जो है वो सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण होने वाली एक प्राकृतिक घटना का नाम लिखिए। तो ये होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी इंद्रधनुष का बनना। तो रेनबो जो बनता है वो नेचुरली जब लाइट रेन ड्रॉप्स पर टकराती है तो तब वहां पर एक रेनबो बनता है, इसे ही हम कहते हैं नेचुरल डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। अब आते हैं केस स्टडी 3 पर। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एयर, जो वायुमंडल होता है उसकी बहुत सारी अलग अलग परतें होती हैं विद
वेराइंग ऑप्टिकल डेंसिटी, जिनका ऑप्टिकल डेंसिटी यानी घनत्व अलग अलग होता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण लाइट फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज यानी जो आकाशीय पिंड होते हैं उनसे आने वाली जो लाइट होती है अंडरगो रिफ्रैक्शन, यानी जो उनमें अपवर्तन हो जाता है लाइट में बिफोर रीचिंग आवर आईज, यानी हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, उनमें अपवर्तन हो जाता है, लीडिंग टू सेवरल इंटरेस्टिंग ऑप्टिकल इफेक्ट। और ये अपवर्तन के कारण कई दिलचस्प इंटरेस्टिंग ऑप्टिकल इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, व्हाई डू स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं? तो ये होते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो जब तारों का जो प्रकाश होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बार बार बेंड होता है और इस तरह बार बार मुड़ने के कारण हम तक पहुंचता है, तो हमें जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल करते हुए यानी टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें, व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो प्लैनेट जो होते हैं वो अर्थ के ज़्यादा पास होते हैं और उनसे टकराकर आने वाला जो लाइट होती है हमारे लिए एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह यानी विस्तृत स्रोत के रूप में कार्य करता है, और बार बार ये जो लाइट होती है वो बेंड नहीं होती, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो तो बहुत दूर होते हैं, उनकी लाइट हमें बार बार बेंड होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। प्लैनेट्स से जो टकरा के प्रकाश हम तक आता है, लाइट आती है, उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का इफेक्ट कम पड़ता है, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं दिखते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वाई इज द सनराइज एडवांस एंड सनसेट डिलेड, यानी सूर्योदय के कुछ पहले ही हमें सूर्य दिखता है और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी हमें सूर्य क्यों दिखाई देता है? तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, यानी जब सूर्योदय हुआ नहीं होता है उससे पहले ही हमें जो लाइट होती है वो बेंड होकर के हम तक आती है और एक्चुअल सनराइज होने से पहले ही हमें जो सूर्य दिखाई देने लग जाता है। और इसी तरह सूर्यास्त के बाद जब सूर्य ढल जाता है लेकिन उसकी लाइट बेंड होकर के हम तक आती है, यानी सूर्यास्त के बाद भी हमें कुछ देर तक जो सन है वो दिखाई पड़ता है। ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बाय हाउ मच टाइम इज सनराइज एडवांस एंड सनसेट डिलेड, यानी जो सूर्योदय जो है अपवर्तन के कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कितने टाइम पहले और कितने टाइम बाद तक हमें दिखाई देता है? तो ये हमें होता है 2 मिनट तक पहले और 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट केस स्टडी पे चलें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना वेयर लाइट रेज गेट डेविएटेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ, यानी जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसमें प्रकाश की किरणें धूल यानी डस्ट, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी की बूंदें और गैस के जो एटम्स होते हैं उनसे टकराती है और अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। जब अपने जो स्ट्रेट पाथ होता है उस पर वो हिट होती है ऑब्स्टेकल्स से, जैसे डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स और गैस मॉलिक्यूल्स से, तो इनसे टकराकर इनसे हिट होकर के वो अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट हो जाती है और स्कैटर्ड हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल, जब डस्ट के पार्टिकल्स और कोलोइडल पार्टिकल जब लाइट को स्कैटर करते हैं, यानी इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर यानी फैला देते हैं, लाइट का प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसे ही हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसी के कारण हमें घने जंगल में जो लाइट की जो किरणें होती हैं, सूर्य का प्रकाश ऐसे दिखाई पड़ता है एक रेज के रूप में, वो भी हमें टिंडल इफेक्ट के कारण। रात में हमें जो टॉर्च की रोशनी एक बीम के रूप में दिखाई पड़ती है, ये भी हमें टिंडल इफेक्ट के कारण ही होता है। और एक कमरे में जब हम एक छोटे से छेद से प्रकाश आता है, उसमें धूल के कण हमें इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं, ये भी टिंडल इफेक्ट के कारण ही हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी जो साफ आकाश होता है वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, यानी जो कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है नीला, उसको एटमॉस्फेयर के जो वायुमंडल के धूल के कण होते हैं वो ज़्यादा फैलाते हैं, ज़्यादा स्कैटर करते हैं, इसीलिए नीला रंग पूरी आकाश में यानी स्काई में फैल जाता है और इस तरह हमें स्काई ब्लू दिखाई पड़ता है। वाई आर डेंजर सिग्नल्स लाइट रेड इन कलर, यानी खतरे के संकेत वाली लाइटें लाल रंग की क्यों बनाई जाती हैं? रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है
और वो सबसे कम स्कैटर्ड होती है, इसीलिए वो काफ़ी दूर से भी दिखाई पड़ती है। यानी लाल की जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए वो सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसीलिए उसे डिस्टेंस से भी यानी दूर से भी दिखा जा सकता है। इसीलिए हमारे जो खतरे के निशान रेड कलर के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। व्हाट वुड द स्काई लुक लाइक टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस एंड व्हाई? यानी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई पड़ता है और क्यों? तो ये होता है डार्क ब्लैक, यानी काला दिखाई पड़ेगा उसे, क्योंकि जो वहां पर तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, स्पेस है, वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, इसीलिए वहां नीला ना दिख करके आकाश हमें ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन करने के लिए कोई भी वायुमंडल में धूल के कण वगैरह नहीं है। इसलिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।